एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम, सबसे पहले इस क्वांटिटी को देखिए, ये क्या होती है। ए पार्टिकल विच इज मेकिंग ए सर्कुलर मोशन हैज गॉट मास m, इट हैज वेलोसिटी स्पीड v, इसकी स्पीड v है, इसका मास m है, और जिस सर्कल में ये घूम रहा है उसका रेडियस r है। ओके, ये इसकी सिचुएशन है। इसके पास एंगुलर मोमेंटम है। पहले क्या इसके पास लीनियर मोमेंटम है? मोमेंटम को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मोमेंटम इज ए कैरेक्टरिस्टिक विच इज a property of velocity and mass, and it is given by P is equal to mass into velocity. ये कौन सा मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम, क्योंकि ये वेलोसिटी एक लाइन में है। यहां पर जब ये आगे बढ़ता है तो ये एंगल चेंज होते जाता है, ये एंगल डेवलप होता है, एंगल चेंज होते जाता है। तो इससे हम एक क्वांटिटी बनाते हैं एंगुलर मोमेंटम। दिस एंगुलर मोमेंटम is calculated by angular momentum L. This is calculated by moment of momentum. Moment of momentum. Moment of मतलब किससे मल्टीप्लाई करना? R से। R क्या है? रेडियस ऑफ रोटेशन। किसी चीज को जब हम रोटेट करते हैं तो उसका हैंडल लेके एक तरफ से ऐसा रोटेट करते हैं, उस हैंडल की लंबाई कितनी लेनी है? R। अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या बनेगा? मोमेंट ऑफ फोर्स। मास रखेंगे, मोमेंट ऑफ मास। मोमेंटम लेंगे, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम को ही क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। दैट इज आर क्रॉस पी। जब हम आर क्रॉस पी लिखते हैं तो इसको पी क्रॉस आर मत करिए, क्योंकि आपको मालूम है दोनों एक दूसरे से उल्टे होते हैं। सो दिस इज आर क्रॉस पी। इसके बाद ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। दिस इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आर पी एंड साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लेना है? साइन थीटा। ये देखिए, ये आर है और ये मोमेंटम, इससे कितना एंगल बनाता है? राइट एंगल। ठीक है। और ये क्वांटिटी हम पहले टॉर्क में भी पढ़ चुके हैं। कौन सा फैक्टर इसमें लेना होता है? साइन थीटा। सो दिस इज आर पी साइन थीटा। इफ थीटा इज 90 डिग्री, ओके, आर पी साइन थीटा। ये पॉइंट है जिसके चारों तरफ ये आर्म घूम सकती है। ये आर्म लेंथ की है। यहां पर इस पॉइंट पी पर एक मास है जो कि इधर जा रहा है, एम मास मूविंग विद दिस वेलोसिटी। ये वेलोसिटी वेक्टर दिखाता है, ये ऐसे जा रहा है। क्या इसके पास एंगुलर मोमेंटम है? तो आंसर है यस, इसके पास एंगुलर मोमेंटम है। कैसे हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं? देखिए, हमें ये चिंता नहीं है कि ये गोल घूम रहा है कि सीधा जा रहा है। एंगुलर मोमेंटम कब बनता है? ये पहले यहां था, थोड़ी देर बाद यहां आएगा। ये देखिए, ये वाला आर और ये वाला आर, इसके बीच में एंगल बना, तो ये मोशन कैसा हो गया? एंगुलर मोशन। ठीक है। ये एक लाइन में जा रहा है, इसलिए ये मोशन कैसा है? लीनियर मोशन। ठीक है, दोनों में नो प्रॉब्लम, ऐसा हो सकता है। अगर ये ऐसे जाता है, इसके पास यहां एंगल डेवलप होता है, इसके पास एंगुलर मोशन है, इसके पास m है, इसके पास v है, इसकी पोजीशन r है, यहां एंगल बनाता है, तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होगा। कितना हम कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टॉर्क में हमने देखा
या तो आर के कंपोनेंट बना लीजिए या दूसरी क्वांटिटी के कंपोनेंट बना लीजिए, दोनों काम हम यहाँ करते हैं। पहले v के कंपोनेंट बनाते हैं, v के दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक कंपोनेंट r की डायरेक्शन में, ये दिस इज v पैरेलल, और एक कंपोनेंट हमने बनाया नॉर्मल, दिस इज v टेंजेंशियल, और ये दोनों मिलाकर क्या होता है v, जो इसका गिवन वेक्टर है v। इस v वेक्टर के ये दो हो गए। तो अब मोमेंट कौन बनाएगा? v पैरेलल मोमेंट बनाता है कि v टेंजेंशियल मोमेंट बनाता है? v टेंजेंशियल मोमेंट बनाता है। ओके, अगर ये डायरेक्शन r की है, ये डायरेक्शन v की है, दोनों के बीच एक एंगल है, ये एंगल हमने कितना माना? थीटा। तो ये v पैरेलल का मैग्नीट्यूड कितना होगा? v cos थीटा, और ये v टेंजेंशियल का मैग्नीट्यूड कितना होगा? v sin थीटा, v cos थीटा, v sin थीटा। अब अगर हमको इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो ये जो हमारी डेफिनेशन है r क्रॉस p, इसमें कितना एंगल हमें लेना है? राइट एंगल में होने वाला p। इसमें राइट एंगल वाला p कौन बनाता है? v sin थीटा या v cos थीटा? v sin थीटा। इसलिए r के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन होगा? r के साथ v sin थीटा, और ये मोमेंटम कैसे बनेगा? m से मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू v sin थीटा, इसका मोमेंटम बना, और उसका मोमेंट r से मल्टीप्लाई कर दिया, r mv sin थीटा। अगर हम mv को p लिखना चाहें तो ये क्या हो गया? rp sin थीटा। ठीक है, ये इसमें हमने किसके कंपोनेंट बनाए? v के कंपोनेंट बनाए। अब देखिए केस 2, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, r डिस्टेंस पर m मास की बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है v, और इन दोनों के बीच एंगल बनता है थीटा। ये डायरेक्शन किसकी है? वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इस r से हमने दो कंपोनेंट बनाए, वन इज दिस, ये 90 डिग्री, वन इज दिस एंड वन इज दिस एंड दिस। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओके, ये एंगल अगर थीटा है तो r का ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? इफ दिस इज r देन दिस इज r cos थीटा, और ये वाला r sin थीटा। अब इसका मोमेंटम mv है, किस डायरेक्शन में? जो v की डायरेक्शन है। तो जो v की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होती है? p की। ओके, इस p के साथ घुमाने के लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए घुमाने के लिए हमको हैंडल कौन मिलता है? r cos थीटा या r sin थीटा। ये p ऐसा घुमाएंगे तो आर्म ऑफ रोटेशन कौन बनेगा? r sin थीटा आर्म ऑफ रोटेशन बना, और ये आर्म ऑफ रोटेशन ऐसा रख के हमने यहां पर ये p बनाया, v बनाया, और ये ऐसे घूमा। तो ये आर्म कितनी लंबी है? r sin थीटा। इसलिए यहां पर मल्टीप्लिकेशन p के साथ किसको करेंगे? r sin थीटा, और ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? p r sin थीटा या r p sin थीटा। मैग्नीट्यूड में कोई डायरेक्शन नहीं, तो r p sin थीटा। ये क्या आया? L का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ L इज PR sin थीटा और RP sin थीटा। तो फर्स्ट केस में हमने किसके कंपोनेंट बनाए? V के। सेकंड केस में किसके कंपोनेंट बनाए? R के। रिजल्ट सेम आया, और दोनों में हमने क्या किया? मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल किसके बीच होता है? R sin थीटा या P sin थीटा, कोई भी लीजिए। यहाँ पे P sin थीटा और वहां पर R sin थीटा।
ओके, ये दोनों केस एंगुलर मोमेंटम निकालने के हो गए। अब अगर हमको आर, वी और थीटा की वैल्यू दी है तो इस फॉर्मूले को लगा के हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको आर और वी दोनों वेक्टर आई जे के टर्म्स में दिए तो हम क्या करेंगे, उसमें थीटा नहीं। उसके लिए हम लोगों ने अलग से लेसन किया हुआ है, कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट का। तो अगर हमको आर दिया है R, vector R is equal to X in the direction of I, Y in the direction of J and Z in the direction of K. ये इसके कोऑर्डिनेट है R के। मोमेंटम X की डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट है Px, I डायरेक्शन में, J की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है Py और K की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है Pz। ये R को इस तरह से लिखा 2i + 3j + 5k, इस तरह से लिखा जाता है। ओके, ये दोनों लिखे गए वेक्टर के फॉर्म में। अब हमसे पूछा गया कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है। तो एंगुलर मोमेंटम हम किससे निकालेंगे, आर क्रॉस पी, और आर क्रॉस पी आपको मालूम है मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या लिखना है, आई जे के एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड। ये हमने निकाला किसके फॉर्म में, आई जे के फॉर्म, कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशंस एंगुलर मोमेंटम की होगी। आर पी साइन थीटा जब हम न्यूमेरिकल बनाने जाएंगे, डायग्राम बनाने जाएंगे, आर के कंपोनेंट ले सकते हैं, हम चाहे बी के कंपोनेंट ले सकते हैं, और अगर आई जे के टर्म्स में दिया है तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होगी। अब मुझे आप बताएंगे इसका यूनिट क्या होगा, एम वी आर साइन थीटा। ओके, लिखो लिखो लिखो, एम के लिए क्या लिखोगे, केजी, वी के लिए क्या लिखोगे, केजी मीटर, यस, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका यूनिट हो गया एल का, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसी के अनुसार इसकी डायमेंशंस बन जाएंगी। डायमेंशंस क्या बनेंगी, एम एल टू टी माइनस 1, ये इसकी डायमेंशंस और ये इसकी यूनिट। ओके, उसके बाद अभी जो हम इसमें टर्म्स यूज कर रहे हैं वो लीनियर टर्म्स हैं। कौन सी, आर एक लाइन है, वी लीनियर वेलोसिटी। क्या एंगुलर टर्म्स में हम इसको बना सकते हैं, आंसर इज यस। ये मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मास का मतलब इनर्शिया, इनर्शिया को किससे नापते हैं, मास से। तो इनर्शिया इंटू लीनियर वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम, इनर्शिया इंटू लीनियर वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए इनर्शिया की जगह क्या लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो एल का फॉर्मूला क्या बना, इनर्शिया एंड वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि पी के फॉर्मूले में क्या होता है, किस चीज को मल्टीप्लाई करना है, इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। इसमें भी इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, आंसर है यस, होते हैं, एंड वी कैन प्रूव दैट। देखिए
L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो L किसके बराबर हुआ? R इंटू पी, दिस इज इक्वल टू R इंटू M इंटू V, और फिर वही चलाते हैं एम आर स्क्वायर इंटू V अपॉन R। एम आर स्क्वायर क्या होता है? I, और V अपॉन R किसका फॉर्मूला है? ओमेगा। तो ये L किसके बराबर हो गया? I ओमेगा। ठीक है, इसको नोट करिए। इस तरह से एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। इसके अलग अलग फॉर्मेट हमको जरूरत पड़ने पर याद रहने चाहिए। L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का सबसे बड़ा गुण जिसके कारण उसको इंपॉर्टेंस मिली है, दैट इज इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये कंजर्वेशन लॉ हम इसमें कैसे लगाते हैं? एंगुलर मोमेंटम में कौन सी वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को कौन चेंज कर सकता है? एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कर सकता है टॉर्क। वेलोसिटी को कौन चेंज करता है? फोर्स। लीनियर वेलोसिटी को फोर्स और एंगुलर वेलोसिटी को टॉर्क। अगर हम टॉर्क नहीं लगाएं तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो I इंटू ओमेगा भी चेंज नहीं होगा। अगर I इंटू ओमेगा चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब वो कांस्टेंट रहेगा। अगर वो कांस्टेंट रहेगा दैट मीन्स इट विल बी कंजर्व्ड। This is conservation law of angular momentum. तो angular momentum conservation। ओके, जिस तरह से लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है और लीनियर मोमेंटम के साथ हमने किसका मल्टीप्लाई किया? R का, तो क्या बन गया? एंगुलर मोमेंटम। अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व हुआ तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। तो हम उसके लिए ये रिजल्ट शॉर्ट में नोट कर लेते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ a rotating system is conserved unless an external force is applied on it. ये हमने लीनियर मोमेंटम का क्या पढ़ा था? लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। बिल्कुल वैसे ही बन गया। दैट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड टिल एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में दो पार्ट होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन है। जब हम ये कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो उसका कौन सा पार्ट कंजर्व होगा? मैग्नीट्यूड कंजर्व होगा या डायरेक्शन कंजर्व होगी या दोनों कंजर्व होंगे? तो आंसर है दोनों कंजर्व होंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को पूरा कंजर्व होना है। दोनों अलग अलग कंजर्व होंगे, एक दूसरे को बदल तो नहीं सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड भी कंजर्व होगा और डायरेक्शन भी कंजर्व होगी। अब इसके हम थोड़े से एप्लीकेशन और एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे नेचर में एंगुलर मोमेंटम कहाँ कंजर्व होता है और ये किस तरह से हमको कुछ फिनोमिना को समझने में हेल्प करता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, इसके एप्लीकेशन या एग्जांपल्स। कंजर्वेशन एग्जांपल्स।
कंजर्वेशन एग्जांपल्स को दो पार्ट में स्टडी करते हैं। पहले मैग्नीट्यूड एग्जांपल्स। मैग्नीट्यूड कंजर्वेशन। मैग्नीट्यूड कंजर्वेशन में किसको कंजर्व होना चाहिए? L इज इक्वल टू mr² ओमेगा। इस फॉर्मूला पर हम लोग काम करेंगे। mr² ओमेगा। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ रोटेशन एंड ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। पंखे का रेगुलेटर हम कम करते हैं तो पंखे की एंगुलर स्पीड कम हो जाती है। 1 सेकेंड में 4 चक्कर। अगर हम उसका बढ़ाते हैं, नंबर बढ़ा देते तो ये 1 सेकेंड में 10 चक्कर लगाता है। क्या बढ़ गया? एंगुलर स्पीड, ओमेगा। ये ओमेगा होता है। ओके, तो L को कंजर्व होना है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है एक बॉडी रोटेट हो रही है, बाहर से हमने कोई फोर्स, कोई टॉर्क इस पर नहीं लगाया, लेकिन इसका रेडियस हमने चेंज कर दिया। अगर हमने इसका रेडियस चेंज किया तो क्या होगा? जब ये पहले चल रही थी तो इसका एंगुलर मोमेंटम हमने देखा, इसका रेडियस r1 था और इसकी स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी ω1 थी, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना था? mr1² ω1। उसके बाद इसके रेडियस में हमने चेंज कर दिया, रेडियस छोटा कर दिया। अगर इसका रेडियस छोटा कर दिया, रेडियस r2 हो गया, r2। अब इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम इज mr2² ओमेगा। हम ये देखते हैं कि ये ओमेगा ω1 नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसको हमने छोटा कर दिया और ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? इट इज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं बदलेगा, ये एंगुलर मोमेंटम है। अगर नहीं बदलेगा तो r अगर कम हो गया, ओमेगा ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। इस तरह से ज्यादा होता है कि ये पूरा मल्टीप्लिकेशन उतना का उतना ही रहता है, यानी इक्वल रहता है। इस तरह से ये इक्वल रहेगा। So, if R decrease, omega increase, और इसी का उल्टा कर देते हैं and vice versa. That is, if R increase, omega will decrease. ओमेगा क्या है? कितनी स्पीड से घूमता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये वाले केसेस हमको कहां मिलते हैं? इन केसेस के लिए देखिए, दो एग्जांपल्स बड़े फेमस एग्जांपल्स हैं और बहुत पुराने एग्जांपल्स हैं दैट यू विल स्टडी, एंड वन इज बैले डांसर। बैले डांसर का एक एक्शन होता है जायरेशन। जायरेशन मैंने आपको बताया था, जायरेशन मीन्स घूमना। ये घूमने का एक्शन सब में होता है, बैले डांस में भी होता है, कथक में भी होता है, इंडियन डांसेस हो या कोई भी डांसेस हो। घूमना एक बड़ा नेचुरल स्टेप है डांस के लिए। जब इस तरह से हम ये इसमें डांसर घूमना चाहती है तो उसका एक्शन क्या होता है? वो पहले अपने आप में रोटेशनल मोशन स्टार्ट करती है। रोटेशनल मोशन कैसे स्टार्ट होगा? तो आंसर है रोटेशनल मोशन कौन स्टार्ट कर सकता है? टॉर्क। तो उसको एक टॉर्क चाहिए। टॉर्क किससे क्रिएट होता है? कपल ऑफ फोर्स से। तो उसने अपना एक पैर ग्राउंड पर रखा और दूसरा पैर थोड़ी दूर पर रखकर ग्राउंड को पीछे ढकेला, उस पर फोर्स लगा और वो घूम गया। हम लोग सब ऐसे ही घूमते, ठीक है? एक पैर से हम नहीं घूम सकते, 2 पैर चाहिए। दूसरे पैर से धक्का देते हैं, बॉडी ऐसे घूम जाती है। तो उसने पहले क्या क्रिएट किया? टॉर्क। टॉर्क उसने दूसरे पैर से क्रिएट किया और ये फोर्स लगाया, ऐसा फोर्स लगा के टॉर्क क्रिएट हुआ। टॉर्क क्रिएट होने से ये बॉडी घूमनी शुरू हो गई। कौन सा मोशन स्टार्ट हो गया? रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो गया। जब ये रोटेशनल मोशन ऐसे स्टार्ट हो गया तो उसने दूसरा पैर उठा लिया। अब टॉर्क नहीं लगा सकती। दूसरा पैर जब उसने यहां से उठा लिया तो वो एक पैर पर घूम रही है या दूसरा पैर भी इसके पास में ले आती।
एक ही लोकेशन पे उसका सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया, पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया, उसके चारों तरफ उसकी बॉडी घूम रही है और वो अपने हाथ को फैला लेती है। इस तरह से उसने अपने हाथ को फैलाया हुआ है। जब उसने रोटेशन स्टार्ट किया उस समय उसके हाथ दोनों फैले हुए हैं। अगर हाथ फैले हुए हैं तो उसका मास यहां तक डिस्ट्रीब्यूट है, तो मास डिस्ट्रीब्यूट है, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा और ये क्या हो गया उसका रेडियस ऑफ रोटेशन R1, ये रेडियस ऑफ रोटेशन, और उसने घूमना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने घूमना शुरू किया उसमें एंगुलर मोमेंटम डेवलप हो गया। एंगुलर मोमेंटम कितना डेवलप हो गया, mr1 स्क्वायर ओमेगा 1 डेवलप हो गया, उसने घूमना शुरू कर दिया। ओके, ये जब एंगुलर मोमेंटम डेवलप हो गया, घूमना शुरू किया, तो उसने एक एक्शन किया। जैसे ही घूमना शुरू होता है हाथ फैला के, उसने एक एक्शन करके अपने दोनों हाथ ऐसे कर लिए। जैसे ही उसने हाथ ऐसे कर लिए तो हम ये देखते हैं कि यहां से ये हाथ इसके ऐसे आते और रेडियस ऑफ रोटेशन ये हो गया R2। अब इतनी बॉडी घूमेगी उसकी। अगर उसने हाथ छोटे कर लिए, रेडियस छोटा कर दिया, रेडियस छोटा किया, क्या चीज नहीं बदल सकती, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि उसने दूसरा पैर उठा लिया है और वो टॉर्क नहीं लगा सकता, नो एक्सटर्नल टॉर्क। ओके, अब जब उसने रेडियस छोटा कर दिया तो उसका आउटकम क्या होगा, there will be increase in angular speed और उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। तो जैसे ही वो घूमती है, उसने घूमना स्टार्ट किया, हाथ अंदर किया और आप देखते बहुत फास्ट घूम गई। एकदम से वो अपनी स्पीड को बहुत फास्ट कर लेते हैं। तो ये स्पीड को फास्ट करने का तरीका है। क्या तरीका है? रेडियस ऑफ डायरेक्शन को छोटा कर लेना, और रेडियस ऑफ डायरेक्शन को छोटा वो कर सकते हैं अपने एक्शन से। इस तरह से डांस का ये स्टेप बनता है जिसमें स्पीड को बहुत फास्ट कर देते हैं। तो इसमें फिजिक्स का कौन सा लॉ हमने अप्लाई किया, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद ये एक एग्जांपल है, दिस इज बैले डांस। दूसरा एग्जांपल हम देते हैं एंड दैट इज डाइविंग। ओके, यहां से डाइविंग बोर्ड से एक आदमी को नीचे कूदना होता है। इस डाइविंग बोर्ड की कुछ हाइट फिक्स होती है, अलग अलग हाइट होती है। लेट अस से 10 मीटर, 30 फुट। 10 मीटर से एक आदमी को नीचे कूदना होता है। आप लोगों ने डाइविंग का स्पोर्ट्स देखा? नहीं देखा? वेरी बैड। टीवी में तो देखा होगा। ओके, टीवी में ही देखा होगा, अदरवाइज डाइविंग बोर्ड नहीं। तो इसमें क्या होता है, एक डाइवर यहां से जंप करता है और ये नीचे पानी में आएगा। ये जब नीचे गिरता है तो इसको एक्शन लेने होते हैं और इसको ऐसे उड़ान बाटी लेनी होती है, घूमना होता है, अपनी बॉडी को वो रोटेट करता है। एक बार रोटेट करता है, 2 बार रोटेट करता है, 3 बार रोटेट करता है, 4 बार रोटेट करता है। जितनी बार ज्यादा रोटेट करेगा उतने उसको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरा ख्याल है 2.5 बार रोटेट कर पाते हैं। एनीवे, तो यहां से जब ये नीचे आएगा 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर नीचे गिरता है तो इसके पास टाइम कांस्टेंट होता है, फिक्स। क्योंकि जी की वैल्यू से हमको मालूम है कितना टाइम लगेगा नीचे गिरने के लिए। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू QT प्लस हाफ GT स्क्वायर। S उसको कितना मिला, 10, हाफ 10 T स्क्वायर, दिस इज 5। ये कितना आ गया, T स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज इक्वल टू 2। तो T इज इक्वल टू √2 सेकेंड उसके पास रहता है।
दैट इज 1.4 सेकेंड। 1.4 सेकेंड में कोई भी चीज 10 मीटर नीचे गिरती है। इसको वो थोड़ा सा बढ़ा देता है 1.41। कैसे? पहले ऊपर उछल जाता है, ऐसे ऊपर उछलेगा फिर नीचे गिरेगा, तो 10 की जगह वो 10.5 कर लेगा, 11 कर लेगा, हल्का सा बढ़ा सकता है, ज्यादा नहीं। लेकिन उसका टाइम कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट टाइम में अगर उसको ज्यादा से ज्यादा रोटेशन करना है तो उसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो टारगेट क्या है? ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी बनाने का। इसके लिए वो क्या एक्शन करता है? जब यहां से जंप करेगा तो अपने दोनों हाथ ऐसे रखता है और बॉडी से ऐसे करके जंप करता है। ये थोड़ा सा बॉडी में कर्वेचर आया, ये कर्वेचर आया कितना? इतना। जब जंप करता है बॉडी को ऐसे कर्व करके उसने यहां से पैर से धक्का दिया और ऐसे किया, एक्सटर्नल टॉर्क लगाया और जंप कर लिया हवा में। शेप उसने कैसी रखी? आर्क की। तो कौन सा मोशन शुरू हो गया? रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो गया। ओके, जैसे ही उसका रोटेशनल मोशन स्टार्ट हुआ उसके पास क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आ गया उसके पास mr² ओमेगा। ये जब एंगुलर मोमेंटम आ गया तो हवा में पहुंचते ही वो अपने दोनों हाथ को ऐसे कर लेता है और दोनों घुटने को भी ऊपर मोड़ लेता है। दोनों हाथ और दोनों पैर ऐसा दोनों मोड़कर उसकी ये जो पुरानी शेप थी इस शेप को वो ऐसे कर लेता। ये तो पहले उसका इस शेप में रोटेशन का रेडियस कितना था? इतना बड़ा रेडियस था। अब उसका रेडियस कितना हो गया? कितना? ये अपने रेडियस को उसने आधा कर लिया। अगर वो रेडियस को हाफ कर लेता है तो ओमेगा उसका 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि r² इंटू ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए। इस तरह से उसके ओमेगा यानी रोटेशनल स्पीड बढ़ जाती है। ये r2 उसने डिक्रीज किया तो ओमेगा क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और इन दोनों का रेशियो क्या होता है? r1² अपॉन r2² इज इक्वल टू ω2 अपॉन ω1। ये ω1। तो ω2 ω1 से कितना बड़ा होता है? r1² अपॉन r2²। अगर उसने पहले r 1 मीटर रखा था और बाद में हाफ मीटर कर दिया तो दिस इज 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, तेज घूमना शुरू करेगा और उस 1.4 सेकेंड में वो ज्यादा चक्कर लगा देगा। विल गेट द पॉइंट? समझ आया? तो इसने कौन सा फिनोमेना यूज किया? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसको कम किया? रेडियस ऑफ रोटेशन को। उससे क्या बढ़ गया? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बढ़ गया। mr² ओमेगा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये 2 एग्जांपल आपने देखे। इस तरह से और बहुत से एग्जांपल आप सोच सकते हैं। ओके, अब हम वो लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन डायरेक्शन। दिस इज वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। कंजर्वेशन एग्जांपल, मैग्नीट्यूड की जगह हम क्या लेंगे? डायरेक्शन कंजर्वेशन। डायरेक्शन कंजर्वेशन, इसका ये मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन होगी। अगर हम उस पर बाहर से टॉर्क नहीं लगाते तो उसकी वो वाली डायरेक्शन मेंटेन होगी। इसके बेसिस पर हमारा सबसे कॉमन एग्जांपल है साइकिल। हम साइकिल चलाते हैं, जब हम खड़े रहते हैं तो हमको एक पैर उठाना पड़ता है, लेकिन जब साइकिल चलती है तो दोनों पैर ऊपर कर लेते हैं, फिर साइकिल नहीं दिखती। ये कैसे हो जाता है कि खड़ी साइकिल गिर जाती है और चलती हुई साइकिल नहीं गिरती? इसके पीछे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। किस तरह से है देखिए। पहले हम ये देखते हैं कि जब कोई चीज घूमती है तो उसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है? उसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है।
किधर होती है? along the axis। अगर ये व्हील ऐसे घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम किधर है? आंसर है इधर, भले इधर हो या इधर। वो भी हम लोग जानते हैं, ऐसा घूमेगा तो इधर होगा और ऐसा घूमेगा तो इधर होगा, लेकिन होगा कहां? along the axis। ये अच्छा, ये साइकिल हमारी खड़ी है तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम नहीं है। अगर एंगुलर मोमेंटम नहीं है तो ये डायरेक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम पैडल मार के इसको रोटेट करते हैं। जैसे ही हमने इसको रोटेट किया, रोटेशनल मोशन इसके पास आया, तो इसके पास कौन सी क्वांटिटी बन गई? एंगुलर मोमेंटम। जैसे ही एंगुलर मोमेंटम बना, उसकी डायरेक्शन भी बन गई, उसका मैग्नीट्यूड भी बन गया। डायरेक्शन किधर बनी? इधर। अब हमने दोनों पैर उठा लिए, दोनों पैर उठा लिए तो ये गिरना चाहता है, कैसे? ऐसे। अगर ये ऐसे गिरे तो ये डायरेक्शन अपनी जगह पर रही कि बदल हो गई? बदल गई। अगर साइकिल का चक्का, साइकिल ऐसे चल रही है, अगर गिरेगी तो डायरेक्शन अब रही कि चेंज हो गई? चेंज हो गई। लेकिन कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? चेंज होना अलाउड नहीं। कंजर्वेशन क्या है? नाइदर इट कैन चेंज इट्स मैग्नीट्यूड नॉर इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन। तो इसको डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। अगर डायरेक्शन नहीं चेंज करना है तो इस एक्सिस को ऐसा रहना पड़ेगा। अगर इसको ऐसा रहना पड़ेगा तो चक्के को सीधा रहना पड़ेगा। इसलिए चक्का सीधा रहता है जब तक इसके पास एंगुलर मोमेंटम है। समझ आया? तो इस तरह से जब तक साइकिल चलती रहेगी, साइकिल खड़ी रहेगी, हम मजे से दोनों पैर ऊपर कर लेते हैं। तो साइकिल चलने के पीछे कौन सा लॉ है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इस चीज को और थोड़ा सा इसमें टॉर्क को भी मैं इन्वॉल्व करता हूं। और इसको देखिए, जब ये साइकिल का व्हील है, सामने से हम देख रहे हैं, ये इसके ऊपर सीट पर हम बैठते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास हमारा यहां पर है। अगर यहां सेंटर ऑफ मास है तो mg कहां काम करेगा? आंसर है यहां mg काम करेगा। ये जब mg इधर नीचे काम करता है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां पर ये लगता है, तो ये साइकिल, इसको हम बोलते हैं, हमने अपना वेट साइकिल पर बैलेंस कर लिया। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस करना, जो हम लोग सब सीखते हैं। अगर चलते चलते हमने अपना वेट यहां कर लिया, थोड़ा हम ऐसे झूल गए तो सेंटर ऑफ मास यहां आ गया। जब सेंटर ऑफ मास आ गया तो यहां क्या लगना शुरू हो गया? mg, फोर्स। और ये क्या बन गया? आर्क ऑफ द मोमेंट। अब इसने टॉर्क क्रिएट किया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर्क, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन बन गया। और जैसे ही हमने साइकिल को ऐसे टेढ़ा किया, ये mg इधर लगना शुरू हो गया, इसने ये टॉर्क क्रिएट किया। ये मान लो या ये मान लो, टॉर्क क्रिएट किया। ये टॉर्क क्या कर सकता है? इसको गिरा सकता है, क्योंकि टॉर्क चेंज कर सकता है मोमेंटम को, वो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो अगर हमने ऊपर से बैलेंस बिगाड़ा तो हम एक टॉर्क क्रिएट करते हैं, एक्सटर्नल टॉर्क, और उस टॉर्क के कारण साइकिल गिर सकती है। इसलिए हमको हमेशा बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है। ये बैलेंस बनाने का इंपॉर्टेंस है, समझ आ गया? लेकिन बैलेंस बनाने के बाद भी साइकिल सीधी चलती क्यों रहती है? बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, विच पार्ट? डायरेक्शनल। इसी तरह से जब हम जमीन पर लट्टू चलाते हैं, टॉप चलाते हैं, तो टॉप जब चलती है, ये उसकी नोक होती है। सिर्फ एक पॉइंट पर इतनी बड़ी बॉडी ऐसे घूमती रहती है, गिरती नहीं। क्यों? फिर से वही चीज, इसको शुरू में हम एक बार एंगुलर मोशन देते हैं, रोटेट करते हैं। जब हम रोटेट करते हैं तो इसकी एक्सिस ऐसे हो जाती है। ये हमने इसकी एक्सिस सेट की। जब हम ऐसे इसकी एक्सिस सेट करते हैं और रस्सी जो इसको घुमा रही है, रस्सी को हमने हटा लिया, एक्सटर्नल टॉर्क हट गया। अब जब एक्सटर्नल टॉर्क हट गया तो इसके कंजर्वेशन पे कौन सा लॉ चालू हो गया? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में डायरेक्शन इसकी कंजर्व होगी। ये
अगर ये इसको गिरना है तो तो ये डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, एक्सिस ऐसी हो जाएगी, ऐसा होना अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बाहर से तो कोई टॉर्क लग नहीं रहा है तो ये टेढ़ा हो नहीं सकता। अगर टेढ़ा नहीं हो सकता तो स्टॉक को ऐसा ही घूमना पड़ेगा। सो इट कीप्स ऑन रोटेटिंग लाइक दिस। अगर उसमें सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? ये ऐसा ही घूमता रहेगा। कब तक घूमता रहेगा? ओके, वो हमारा टॉपिक नहीं है, इसका आंसर है अनंत काल तक घूमता रहेगा। वेरी ओके। तो टॉप के घूमने के पीछे कौन सा लॉ है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आपने देखा मैग्नीट्यूड के दो एग्जांपल कौन कौन से? बेले डांसिंग और डाइविंग। मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के कंजर्वेशन के दो एग्जांपल साइकिल एंड टॉप, इस तरह। ठीक है। हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट मशीन होती है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, आई विल शो यू वीडियो ऑफ दैट। वो मशीन इंस्ट्रूमेंट हम लोग एरोप्लेन में और अपने स्पेसक्राफ्ट में यूज करते हैं। जब हम स्पेसक्राफ्ट में ऊपर जाते हैं वहां ग्रेविटी नहीं होती। अगर वहां ग्रेविटी नहीं होती तो हम वहां ऐसे सीधे खड़े नहीं रह सकते। हमारे बॉडी में एक सेंस होता है कि हम सीधे खड़े हैं कि उल्टे खड़े हैं। अगर हमको कोई ऐसा उल्टा कर दे या लिटा दे, उसके लिए आपको आंख खोल के मिरर में देखना नहीं पड़ेगा कि मैं लेटा हूं, कि मैं उल्टा हूं, कि मैं सीधा हूं। हमारी बॉडी के अंदर सेंसर है जो हमको बता देते हैं कि हम सीधे हैं, कि हम उल्टे हैं, कि हम लेटे हैं। ठीक है। ये सीधे होने का सेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे हमको डायरेक्शंस पता लगती हैं, वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, किधर हमने जाना है वो, और हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन इससे होते हैं। जब हम स्पेस, और ये हम ऐसा सीधे खड़े क्यों रहते हैं? क्योंकि ग्रेविटी किधर काम करती है? नीचे। जिस तरफ ग्रेविटी काम करती है उसको हम क्या कहते हैं? नीचे। अमेरिका में ये नीचे है, इंडिया में ये नीचे, क्योंकि अमेरिका ग्लोब के एक तरफ है, इंडिया एक तरफ है, और नीचे मतलब क्या? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। ये तो हमारी बॉडी में जो सेंसर हैं उनमें नीचे का और ऊपर का सेंस होता है। पैर हमेशा हमारे किधर रहने चाहिए? नीचे। इस तरह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन और बहुत सारी बायोलॉजिकल चीजें बॉडी में चलती हैं इस फोर्स के कारण। जब हम स्पेस में जाते हैं ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वहां ग्रेविटेशन है। हमको पता नहीं रहता है कि हम खड़े हैं, हम सीधा खड़े हैं कि उल्टे लटक रहे हैं, हम लेटे हुए हैं कि हम क्या करते हैं, वी डोंट नो। और ये चीज हमको बहुत परेशान करती है वहां के स्पेस को। तो उनको डायरेक्शन का भी पता नहीं लगता कि हम किधर जा रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा है और स्पेसक्राफ्ट लाखों की स्पीड से जा रहा है, अर्थ से दूर जा रहा है, अर्थ की तरफ जा रहा है, राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, कुछ नहीं पता क्योंकि चारों तरफ क्या है? अंधेरा। अगर हमको बहुत दूर अर्थ दिखती भी है तो भी हमको पता नहीं लगता कि हम किस एंगल में जा रहे हैं। क्यों? किसी भी एंगल के लिए, किसी भी डायरेक्शन के लिए हमको एक रेफरेंस लाइन चाहिए। जैसे नॉर्थ की तरफ जाइए, अगर हमने आपसे यहां खड़े होकर बोला नॉर्थ की तरफ जाइए तो आप बोलेंगे नॉर्थ किधर? तो हम आपको क्या बताएंगे? इधर से सनराइज होता है, एक रेफरेंस। सनराइज है तो आपने क्या पकड़ लिया? ये क्या है? ईस्ट, तो नॉर्थ इधर हो गया। तो जब तक हमको एक रेफरेंस पता नहीं लगेगा हम दूसरा कोई भी डायरेक्शन पता नहीं लगा सकते। हमको एक रेफरेंस चाहिए। अगर हमको हमेशा ये पता रहे कि अर्थ इस तरफ है तो स्पेस में हमको बहुत आसानी होगी। हम स्पेस से, अर्थ से दूर जा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं कि लेफ्ट जा रहे हैं,
ये इंस्ट्रक्शन ये हमको पता रहेगा। यही इंस्ट्रक्शन हमको अर्थ से आता है, इधर जाओ या इधर जाओ, तो जब हमको पता ही नहीं कि हम किधर जा रहे हैं तो हम उड़ेंगे कैसे? एरोप्लेन में ये प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए हम ये मशीन अपने साथ ले जाते हैं। कैसे? इस मशीन को हम अर्थ पर घुमाते हैं। ये हमारी मशीन है, क्या कहते हैं? ये एक व्हील लगा हुआ है, ये एक बीच में नेल है और ये हमने इसको एक फ्रेम में फिक्स कर दिया। यहां पर इसको तेजी से घुमाया, ओके, इस तरह से इसको घुमा दिया। और ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम में यहां पर फिर हमने रोटेशन के लिए ऐसे मेल लगा दिए और यहां पर एक दूसरा फ्रेम लगा दिया। अब ये वाला जो फ्रेम है, इसमें हमने ये ऐसा करके इसके ऊपर एक तीसरा फ्रेम लगा दिया और उस फ्रेम को अपने प्लेन में फिक्स कर दिया। क्या बोला उसने? ये वाला फ्रेम उसमें ऐसे घूम सकता है, एक्स के चारों तरफ, दूसरा वाई के चारों तरफ, तीसरा जेड के चारों तरफ। तो इस फ्रेम को फ्रीडम है, किधर घूम सकता है? ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में घूम सकता है, एक के ऊपर एक फ्रेम में। तो अंदर वाली चीज को आप ऐसा घुमाओ, घूम जाएगी, ऐसा घुमाओ दूसरे फ्रेम से घूम जाएगी, ऐसा घुमाओ तीसरे फ्रेम से घूम जाएगी। तो ये जो रोटेटिंग पार्ट है, ये किसी भी एक्सिस में रोटेट कर सकता है। ये बात समझ में आई आपको? फ्रेम घूम जाएगा ऐसा, ओके। इसकी मर्जी है, जिधर मर्जी रोटेट करना। अब हम क्या करते हैं, अर्थ पे जब प्लेन स्टार्ट होता है, इसको जोर से घुमा देते हैं। घुमा दिया हमने कि बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, नो फ्रिक्शन, और कोई इस पे फोर्स लगेगा नहीं, टॉर्क बनेगा नहीं। अगर कोई टॉर्क नहीं लगेगा तो ये क्या मेंटेन करेगा? अपना एंगुलर मोमेंटम मेंटेन करेगा, डायरेक्शन भी मेंटेन करेगा, और ये इसकी डायरेक्शन है, एक्सिस की डायरेक्शन। प्लेन हमने उड़ाया, प्लेन उड़ाने के पहले इसको चलाया, चला के यहां पे नीचे लिख दिया अर्थ। ये डायरेक्शन किसकी है? अर्थ की। और प्लेन को उड़ा दिया, ऊपर जाकर हमारा प्लेन ऐसे घूम गया। ये क्या करना चाहेगा? अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करेगा, तो ये घूम जाएगा, घूमने के लिए तो फ्री है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि ये वाली मशीन हमको क्या दिखा रही है? अर्थ इधर है। इसका मतलब हम कैसे हैं अभी? यस, हमको रेफरेंस किसका मिल रहा है? अर्थ की डायरेक्शन का। तो और हम ऐसे जा रहे हैं तो हमको पता लगता है अर्थ इधर है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो हम अपनी डायरेक्शन को ऐसा कर लेते हैं, अपने प्लेन को ऐसा कर लेते हैं, ऐसा। अब ये किधर आ गया? हमारा प्लेन ऐसे हुआ, ये डायरेक्शन ऐसे आ गई, हमको समझ आ गया कि हम अर्थ से दूर जा रहे हैं। नीचे से इंस्ट्रक्शन आता है कि अर्थ से इस डायरेक्शन में 20 डिग्री मुड़िए, ऐसा इससे हम 20 डिग्री बनाते मुड़ जाते, ऐसा। फिर इंस्ट्रक्शन आता है 5 सेकंड तक 20 डिग्री पे चलो, फिर अर्थ के पैरेलल आ जाओ, 5 सेकंड तक चले, फिर अर्थ के पैरेलल आ जाओ। तो ये हमको क्या देता है? दिस गिव्स अस डायरेक्शन टुवर्ड्स अर्थ, और इसकी डायरेक्शन नहीं बदलती। 10 दिन तक हम स्पेस में रह के आए, इसकी डायरेक्शन नहीं बदली। क्यों? कौन सा लॉ लगा? कंजर्वेशन ऑफ। ये मशीन, ये वाला इंस्ट्रूमेंट हर एरोप्लेन में होता है, क्योंकि ये हमको रेफरेंस देता है। शुरू में एक बार जो हम इसकी डायरेक्शन फिक्स करेंगे, जैसे हमने इसकी डायरेक्शन फिक्स कर दी नॉर्थ साउथ और घुमा दिया, घुमाने के बाद अब हमारा एरोप्लेन ऐसा जाए कैसा भी जाए, ये हमेशा किधर रहेगा? नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ का हमको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे मैग्नेट काम करते हैं। ये वर्टिकल डायरेक्शन को सेट करता है और कंप्यूटर के साथ लिंक रहता है।
अगर हमने अर्थ पे इसको वर्टिकल पे घुमाया, इसकी एक्सिस वर्टिकल है, जैसे ही हमारा एरोप्लेन ऐसे निकलता है, कितना एंगल है ये 90, और ये ऐसा हुआ 2 डिग्री ऊपर गया, तो कंप्यूटर को कैसे मालूम 2 डिग्री ऊपर गया? वो इसके साथ कंपेयर करें, ये 88 हो गया, यानी 2 डिग्री एलिवेशन पे जा रहा है। अगर और ऊपर जाना है तो उसने हैंडल घुमाया पायलट ने, और ये ऐसा हो गया। पायलट को क्या पता कितना हो गया, वो तो हवा में है, कुछ भी नहीं उसको मालूम पड़ता है। कंप्यूटर उसको बताता है कि ये 4 डिग्री हम ऊपर हो गए। वो नापता किससे? ये वाले इंस्ट्रूमेंट से नापेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कभी नहीं करती। इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल? यस। इस तरह से एंगुलर मोमेंटम हमारे बहुत काम में आता है, और उसका कंजर्वेशन हमारे बहुत काम में आता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये अब आपको मालूम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, ये भी अब आपको मालूम है कि नहीं? भूल गए? इनर्शिया, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हमने 2 बॉल लुढ़काए हैं, ज्यादा दूर तक जो जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा कि कम? ज्यादा, यानी वो अपने को मेंटेन करेगा। ये क्या चीज है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा mr स्क्वायर। एक पॉइंट का mr स्क्वायर और पूरी बॉडी का सिग्मा mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यानी एक्सिस के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ओके, उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा, कम या ज्यादा होगा। उसके बाद हमने टॉर्क के बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अलग अलग एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमने 2 थ्योरम पढ़े, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उससे हम किसी भी एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा, R क्रॉस F, और एंगुलर क्वांटिटीज में उसका क्या फॉर्मूला है? I × अल्फा। उसके बाद हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा। इतनी सारी चीजें हमने एंगुलर मोशन में पढ़ी। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है कि जब कोई चीज गोल घूमती है तो कितना वर्क करती है। देखिए, लीनियर मोशन में हमने क्या क्या क्वांटिटी पढ़ी थी। लीनियर मोशन में हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या था? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। सर्कुलर मोशन में इसके बदले में क्या बोलो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। ठीक। उसके बाद सेकेंड चैप्टर लीनियर मोशन में हमने क्या पढ़ा था? लॉज ऑफ मोशन। उसमें क्या था? फोर्स। जो काम फोर्स करता है मूवमेंट को स्टार्ट करने का, मोशन को स्टार्ट करने का, रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करने का काम कौन करता है? टॉर्क। फोर्स के बदले टॉर्क। उसके बाद मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। रोटेशन में कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम। वो जो काम उसका है कंजर्व होना, तो इसका काम है कंजर्व होना। एंगुलर मोमेंटम और फोर्स, उसमें फोर्स के 3 लॉज थे, और इसमें एंगुलर या टॉर्क के 3 लॉज हैं। वही फोर्स के तीनों लॉज इसमें भी एप्लीकेबल होंगे। इनर्शिया वाला, क्वांटिटी ऑफ टॉर्क दैट इज R × F या I × अल्फा, और तीसरा एक्शन रिएक्शन। ये तीनों इसमें भी एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद उसमें कौन सा चैप्टर था? वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब हमको ये पढ़ना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता है तो उसकी पावर कितनी होती है, वो कितना वर्क करता है, और उसकी एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है। कितनी एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mv²। ओके, तो एनर्जी ऑफ ए सर्कुलेटिंग और रोटेटिंग पार्टिकल कितनी होगी? एनर्जी
इसके पास कितनी एनर्जी होती है? हाफ mv। ये इसके पास एनर्जी है। ओके, ये टेक्निक को जरा सीख कर रखिए, बार बार आपको जरूरत पड़ेगी कन्वर्शन। तीसरी बार हम लोग कर रहे हैं हाफ, m को हमने कर दिया mr² और इसको क्या कर दिया? ये v अपॉन r किसका फॉर्मूला है? ओमेगा। और mr² किसका है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए। So this is kinetic energy of a rotating body। अगर पार्टिकल होगा तो उसका आई ओमेगा स्क्वायर, और अगर बॉडी होगी तो इसका सिग्मा करेंगे, तो सिग्मा I1 I2 IT पूरा आई हो जाएगा बॉडी का, और ओमेगा तो सबका एक ही होता है तो वो कॉमन आ जाएगा, तो फॉर्मूला फिर से वही हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद अच्छा वर्क डन, वहां से हमको शुरू करना चाहिए था। वर्क का हमारे पास फॉर्मूला है, वर्क इंटीग्रेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एक्स अपॉन डी आर क्या देता है? वेलोसिटी v। r इंटू एफ क्या देता है? टॉर्क। फिर से dx अपॉन डी आर भी नहीं चाहिए हमको। जब एक बॉडी ऐसे घूमती है तो ये dx है, ये क्या है? d थीटा। ये क्या है? r dx और d थीटा, इनका रिलेशन बताइए। r अपॉन रेडियस, dx अपॉन r किसके बराबर होता है? r अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल रेडियन में। तो यहां पर हमने क्या किया है? यहां पर फिर से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन f मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय dx अपॉन r। r को मल्टीप्लाई किया, r को डिवाइड किया, तो r क्रॉस f क्या होता है? डॉट। dx अपॉन r क्या होता है? d थीटा, तो इसको हमने लिख दिया d थीटा, टॉर्क इंटू d थीटा। ये तरीका समझ आया? वर्क होता क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं हटा देता हूं, ये कंफ्यूजन करेगा। डॉट प्रोडक्ट है F इंटू dx। r से मल्टीप्लाई किया, r से डिवाइड किया, और dx अपॉन r क्या बन गया? d थीटा। ये आपने यहां अलग से बनाना है, दिखाना है कि dx अपॉन r क्या होता है? d थीटा। और r इंटू एफ क्या होता है? टॉर्क। तो ये बना हमारा फॉर्मूला किसका? वर्क डन। तो रोटेशनल मोशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या बना? इंटीग्रेशन टॉर्क d थीटा। ठीक है, ये है वर्क डन। ये हमने क्या बनाया? काइनेटिक एनर्जी। ओके, पावर, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। फिर से r इंटू एफ मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? v अपॉन r। r इंटू एफ क्या होता है? r इंटू एफ इज टॉर्क। टॉर्क। v अपॉन r क्या होता है? यस, v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो v अपॉन r क्या हुआ? ओमेगा। सो दिस इज टॉर्क इंटू ओमेगा। f के बदले में क्या आया? देखो, f का काम कौन करता है? टॉर्क। रोटेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आ गया? एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या चीज है? पावर। तो ये भी क्या चीज है? पावर। तो टॉर्क इंटू ओमेगा, ये हमें क्या देते हैं? पावर।
ये नोट कर लीजिए। तो दिस इज वर्क, दिस इज पावर, दिस इज एनर्जी। ये वर्क, पावर, एनर्जी तीनों के फॉर्मूले रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो अब हमने फोर्स काइनेमेटिक्स के सारे फॉर्मूले देख लिए, लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, मोमेंटम, उसके फॉर्मूले देख लिए, और ये वाले एनर्जी के फॉर्मूले। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद हम लेते हैं एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी, एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी।